is a part of my part 2 video of basic concept of direct text for assessment year 21-22. This video is a part of that video. In this video I will discuss about alternative text regime along with the examples. So after the class, after this video, any of you have I don't think that any of you have any problem. So let's proceed further. Thank you. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको एक अलग से वीडियो में भी डाल दूंगा, ठीक है, और ये इस वीडियो में भी रहेगा। क्या है आपका 115 BSc अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जब ये फिनेंस बिल पास हुआ था तब ऐसा बोला गया था कि मैं एक स्पेशल रेट लेके आ रहा हूँ, अब बाकी सारे जितने भी आपको छूट मिलते हैं आप उसको बाद दे दो, आप उसको छोड़ दो, तो क्या होगा आपका टैक्स रेट कम जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें स्लैब रेट क्या है, 2.5 लाख नील, 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15% 25% एंड अबव 15 लाख 30%। पहले वाले स्लैब में क्या था, पहले वाले स्लैब में क्या था, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30। ठीक है, इस वाले स्लैब में क्या किया गया, जो 2.5 लाख का जैसे ही इनकम 2.5 लाख से इंक्रीज होता है स्लैब आपका बढ़ जाता है। अप टू 2.5 लाख तक यदि आपका इनकम है तो टैक्स रेट इज 0। 2.5 लाख से यदि 5 लाख यदि होता है, कितना आपका इंक्रीज हुआ 2.5 लाख, टैक्स रेट क्या हो जाएगा 5%। और 5 लाख से 7.5 लाख कितना होगा 10%। फिर देखिए इसमें 2.5 से इंक्रीज हो गया, तो एवरी 2.5 से इंक्रीज होने पर 5% का स्लैब रेट बढ़ जाएगा और 5, 10, 15, 20, 25 और लास्ट का 30% आ जाएगा। लेकिन ये 30% आते आते आपका इनकम 15 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। ठीक है बाबू, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25% और अबव 15 लाख 30%। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए बट इसमें बहुत सारे, मैंने क्या कहा था आपको, यदि ये बेनिफिट लेना है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको फॉरगो करना पड़ेगा, बहुत सारे रिडक्शन एग्जाम्पशन ये सारे आपको फॉरगो करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग आस्ते आस्ते उसको रीड करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये एप्लीकेबल कब होगा, मैंने क्या कहा था बहुत कुछ आपको फॉरगो करना पड़ेगा, तो आपको क्या क्या फॉरगो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या फॉरगो करना पड़ेगा, पहला आपको फॉरगो करना पड़ेगा सेक्शन 10(5). 10(5) मतलब क्या होता है, लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस, जो आपको लीव ट्रेवल अलाउंस का जो आपको छूट मिलता था सैलरी कंप्यूटेशन में, वो अभी आपको छूट नहीं मिलेगा। 10(5) का जो एग्जाम्पशन था वो एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 10(13) मतलब हाउस रेंट अलाउंस, चाहो तो आप लोग कहीं पर लिख लो सेक्शन 10(5). पहला कौन सा, सेक्शन 10(5). 10(5) के अंदर में क्या आता है, लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस। दूसरा क्या है, सेक्शन 10(13) ये क्या, HRA। आप यदि नए रिजीम में आते हो तो आपको HRA का छूट नहीं मिलेगा, आपको HRA का छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताना, सेक्शन 10(14) स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, जैसे आपका हाई एरिया अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये बहुत सारे अलाउंस, इसका छूट नहीं मिलेगा। बट इसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स है जिसका छूट मिलेगा, मैं उसको डील करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया बताना, नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपका बोला गया है सेक्शन 10(32), सेक्शन 10(32), 10(32), 32 के अंदर में क्या आता है, अब देखना 32 के अंदर में आता है जो माइनर बच्चे होते हैं ना, उसका जो इनकम पेरेंट्स के हैंड में क्लब होता है, फादर या मदर जिसका इनकम हायर है उसके हैंड्स में क्लब होता है, उसमें आपको माइनर के इनकम पर 1500 रुपये का छूट मिलता है। ये छूट आपको नहीं मिलेगा, ये आपको फॉरगो करना पड़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका एक आपका है सेक्शन 10 डबल ए, मिस हो गया था। सेक्शन 10 डबल ए ये कौन सा होता है, सेज के लिए जो मिलता है, जो आपको सेज के लिए मिलता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो छूट मिलता था, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या सेक्शन 16 क्या होता है, सैलरी के लिए होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, ये इस सब का जो छूट मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 24B। 24B क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये आपको जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल था इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, देखिए इसमें मेंशन कर दे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर टू इन सबसेक्शन 23(2), रेफर टू इन सेक्शन 23(2). 23(2) में क्या आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को लेकर बोला गया, तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसका छूट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, सेक्शन 31(1)(2)(a), ये आप जो एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है उसका छूट नहीं मिलेगा। फिर क्या दिया है, सेक्शन 32(a)(d), इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। 32(a)(d) डील करता है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, उसका छूट नहीं मिलेगा। 33(a) टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट जो होता है उसका जो छूट मिलता था 20% समथिंग का, उसका भी छूट आपको नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका 33(a)(b)(a), 33(a)(b)(a), ये भी आपका था रबर के, हाँ जो ये 33(a)(b)(a था उसका भी छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया 35। 35 क्या है बाबू, 35 है साइंटिफिक रिसर्च। 35(2)(a) सबसेक्शन क्या लिखा है, 35(2)(a)(2) सबसेक्शन 1 2(a), इस सभी का छूट नहीं मिलेगा। तो आप लोग को पता होगा कि साइंटिफिक रिसर्च दो तरीके से होते हैं, एक जो जो कंपनी है वो अपने यहाँ खुद करता है, और दूसरा हुआ जो अदर किसी नेशनल लेबोरेटरी को या किसी को वो माने किसी के थ्रू आउटसाइड कराता है, थ्रू आउटसाइड एजेंसी कराता है। तो जो आप खुद से करते हो उसका तो छूट आपको मिलेगा, बट जो आप आउटसाइड एजेंसी से करते हो उसका छूट आपको नहीं मिलेगा, उसका छूट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया 35(a)(d), इन्वेस्टमेंट लिंक्ड स्कीम, उसका भी नहीं मिलेगा, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस का था। सेक्शन 35(CCC), एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, उसका भी छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका था सेक्शन 57(2)(a), ये आपका हो गया डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन से 1/3 रुपीज़ ऐसे एक छूट मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। तो 57 फैमिली पेंशन वाले को भी यदि आप लोगे तो इसमें नहीं आओगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, और अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 है, चैप्टर 6A में जो 80C to 80U आता है उसमें किसी का छूट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट किस चीज़ का एक्सेप्ट बताना। पहला आपका एक्सेप्ट हो गया 80CC(d)(2), एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन फंड में उसका छूट मिलेगा। और कौन सा बताओ तो 80JJAA, ये जो आप करते हो 80JJAA, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए जो कंपनी को छूट मिलता है, वो मैंने जो भी कंपनी मतलब जो भी इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस प्रोफेशन में आपको 80JJAA का छूट मिलेगा, ठीक है। तो 80CC(d) सबसेक्शन 2, ये कौन सा था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन फैमिली पेंशन। तो जो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन फैमिली पेंशन है वो कंपनी को छूट, माने वो इंडिविजुअल जो बिजनेस कैरी कर रहा है उसका छूट उसको मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्या बताना, नेक्स्ट आपका 80JJAA, 80JJAA, इसका भी छूट आपको मिल जाएगा, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का छूट मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, जो 80C to 80U होता है उसमें आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का छूट मिल जाएगा और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का छूट मिल जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बोल दूं इसमें क्या क्या छूट मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। आपको यदि बेनिफिट लेना है अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम का तो उस केस में क्या होगा, जो लीव ट्रेवल अलाउंस है वो फॉरगो करना पड़ेगा, HRA फॉरगो करना पड़ेगा, ठीक है। और 24B वो फॉरगो करना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वो फॉरगो करना पड़ेगा। फिर आपका हो गया जो सेक्शन 16
स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों के तीनों जो सैलरी से छूट मिलते थे वो फॉरगो करना पड़ेगा। तो सैलरी वाले केस में ये तीनों फॉरगो करना पड़ेगा। और एचपी वाले केस में क्या होगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल है वो आपको फॉरगो करना पड़ेगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। मैं एक मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको लेकर डील करता हूँ। फैमिली पेंशन में जो छूट मिलता था वो छूट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें जो आपने खुद किया है उसका तो छूट मिलेगा, बट जो आपने आउटसाइड एजेंसी के थ्रू करवाया है या किसी कॉलेज को या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो उस केस में जो आप किए हो उसका छूट नहीं मिलेगा। और 80C to 80U में कोई भी छूट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। अब ये कब एप्लीकेबल होगा, आपको कोई भी बॉट फॉरवर्ड लॉस सेटअप नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड और डिप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस और डिप्रिसिएशन इज एट्रिब्यूटेबल टू एनी रिडक्शन रेफर्ड इन क्लॉज 1। मतलब सिंपली बात है, जो आपको डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जो लास्ट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन है और जो लॉस है वो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा वो किसी अदर हेड से एडजस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ ओनली इनकम फ्रॉम बिजनेस। सपोज कीजिए मेरा एचपी का लॉस बहुत अधिक है और मेरा बिजनेस इनकम है, मैं उसे एडजस्ट कर लेता था। आप यदि अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में रहोगे तो वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो लॉस होगा वो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करना पड़ेगा। एचपी का लॉस एचपी से एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं होगा। ये करंट ईयर की बात है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कैरी फॉरवर्ड तो कोई बात ही नहीं होता क्योंकि कोई भी लॉस सेटअप नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, जो आप डिप्रिसिएशन क्लेम करते हो जो 3212A में जो एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम करते हो, एडिशनल डिप्रिसिएशन जो 20% मिलता है उसका भी एक कंडीशन है ना कि 180 डेज रहेगा तब मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, विदाउट एनी एग्जाम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस ऑफ प्रक्रिट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, जो भी आपको माने अलाउंस के ऊपर जो प्रकृति के ऊपर जो छूट मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एक सम भी डील किया इसको लेकर, मैंने एक सम भी दिया इसको लेकर, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और, ये मैंने क्या कहा था, जो इंडिविजुअल होते हैं वो तीन तरह के हो गए, नॉर्मल हो गए, सीनियर हो गए, सुपर सीनियर हो गए। तो हमारे नॉर्मल वाले स्लैब में क्या था, 2.5 लाख का था नॉर्मल के लिए, 3 लाख था सीनियर के लिए और 5 लाख था सुपर सीनियर के लिए। इस केस में 3 लाख और 5 लाख का स्लैब नहीं है, इस केस में 3 लाख और 5 लाख का कोई स्लैब नहीं है। ठीक है, मतलब यदि कोई सीनियर सिटीजन भी है तो उसका जो 2.5 लाख से ऊपर का इनकम रहेगा वो 5% टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सरचार्ज था 10%, 15%, 25%, 37%, अभी थोड़ा देर पहले मैंने डील किया था, वो एज इट इज रहेगा, वो आपको मिलेगा। करेंट ईयर एचपी लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट कैन नॉट बी सेटअप किसी अदर हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, जो मैंने कहा था, प्रोविजन ऑफ एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एएमटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, ये आपको जब आगे मैं जाऊंगा तो मैं डील करूंगा, आज के क्लास में नहीं किसी अदर क्लास में उसको मैं डील करूंगा। 87A का रिबेट आपको मिलेगा, जो 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट मिलता है वो आपको मिलेगा। जो स्पेशल टैक्स रेट है वो आपको वो अप्लाई होगा, मतलब 111A जो आपका 15% था वो अप्लाई होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्लैब, वो स्लैब के अंदर में फॉल नहीं करते हैं। ऐसे ही आपका होता है 112A जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, तो वो हो गया 112 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी स्पेशल रेट है, उसमें 10% और 20% दोनों ही होता है। लॉटरी इनकम 30% होता है। तो ये जो स्पेशल रेट है वो स्पेशल रेट प्रिवेल करेगा, स्पेशल रेट आपका रहेगा, वो आपको अलाउ होगा। ठीक है, आप क्या लिखे, जब एचपी जो आप कैलकुलेट करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो और जो 30% जो जीएबी से एनएबी निकालने के लिए करते हो उसका छूट आपको मिलेगा। ठीक है,
अब एक बात उठती है कि बस सभी के बीच में कंफ्यूजन है, ऑप्शन इन एंड ऑप्शन आउट। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक बार यदि इस स्कीम में चले गए तो फिर वापस नहीं आ पाओगे, या एक बार यदि आपने वो वापस आ गया तो फिर जा नहीं पाओगे। ये सभी के बीच में कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ऑप्टिंग इन इन एंड ऑप्टिंग आउट, इस केस में क्या बोला गया, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जिसका अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, जिसका अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, वो प्रत्येक एवरी ईयर वो सिलेक्ट कर सकता है कि उसके लिए कौन सा स्कीम बेनिफिट है, नया वाला या पुराने वाला। यदि ऐसा हो कि सपोज करो मेरा कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, मैं सैलरीड आदमी हूँ, मेरा कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, उस केस में क्या होगा, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं चेक करूंगा कि मुझे 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 मेरे लिए ये जो स्लैब वाला है, जो नया अल्टरनेट टैक्स रिजीम है, ये बेनिफिशियल है या पुराना वाला बेनिफिशियल है। ठीक है, इसको लेकर सम आने के चांसेस हैं, सम आने के चांसेस हैं। तो मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ऑप्ट फॉर सेक्शन एवरी ईयर। आप चाहो तो प्रत्येक साल ऑप्ट कर सकते हो, इस साल आप ऑप्ट करोगे नहीं करोगे, लेकिन ये आप ऑप्ट कैसे करोगे, जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो उस समय आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। समझ में आया। अब देखिए, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, मान लो कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ उसे कोई बिजनेस और प्रोफेशन है, तब क्या होगा, तब ये इस सेक्शन में आने का और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक बार यदि आप चले गए तो हमेशा के लिए चले गए, एक बार यदि आपने इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया तो हमेशा के लिए ऑप्ट कर लिया। आपको सिर्फ एक बार लाइफ में मौका मिलेगा इससे बाहर निकलने का, सिर्फ एक बार। और एक बार यदि आप बाहर निकल गए तो हमेशा के लिए बाहर हो गए, दोबारा कभी इन नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं डील किया हूँ। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इफ एसएससी ऑप्ट्स फॉर द सेक्शन देन ही इज बाउंड फॉर लाइफ टाइम बाय द सेक्शन। समझ में, एक बार यदि कोई एसएससी जो जिसका बिजनेस और प्रोफेशन करता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिसका अपना बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम पीडीबीपी है, वो क्या करेगा, उसके पास यदि एक बार वो ऑप्ट कर गया तो लाइफ टाइम तक वो बाउंड है। बट ही इज गिवन वन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ टाइम, बट उसको होल लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू ऑप्ट आउट, बाहर निकलने का। यदि वो एक बार बाहर निकल गया तो हमेशा के लिए बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होता है, फिर वही देखो, मान लो मेरा तो बिजनेस था लेकिन बाद में फिर जब जाके मैंने बिजनेस को बंद कर दिया, तो फिर मेरे पास लिबर्टी आ जाएगा कि मैं ऑप्ट इन हूँ या ऑप्ट आउट जाऊँ। मैं एवरी ईयर आई कैन सेलेक्ट इफ एसएससी सीजेस टू हैव बिजनेस प्रोफेशन इन अ प्रीवियस ईयर, then he is at the liberty to opt out and opt in the section for any previous year. I think this point is elaborately discussed and मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया। मैं फिर से बोलता हूँ, ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसका बिजनेस प्रोफेशनल इनकम नहीं है, उसके लिए क्या है, ये ऑप्शन हमेशा खुले हुए हैं। आप जिस साल भी चाहो आप चेक करोगे कि किसमें आपका बेनिफिट हो रहा है, जिसमें आपका बेनिफिट हो रहा है आप उसी में जाओगे, और जिसमें आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है आप उसमें नहीं जाओगे। क्लियर है। बट यदि किसी का बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो उसको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा ऑप्ट इन होने का। एक बार यदि ऑप्ट इन हो गया तो, एक बार नहीं मतलब जब कहीं भी चाहो आप ऑप्ट इन हो जाओ, लेकिन एक बार यदि आपने ऑप्ट इन हो गया, एक बार यदि अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में आ गए तो पूरे लाइफ के लिए फिर इसमें बंध जाओगे, फिर आप बाहर नहीं जा सकते। और आपको ऑप्ट आउट करने का भी जो मौका है वो सिर्फ एक बार ही मिलेगा। एक बार जैसे ही आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो हमेशा के लिए ऑप्ट आउट हो गया। यदि आपने बिजनेस प्रोफेशन आपका बंद हो गया तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा एवरी ईयर ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट का। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब मैंने कुछ कहा था, कुछ ऐसे प्रिक्विजिट्स हैं जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, the perquisite in respect of free food and beverage provided by the employer shall be taxable if SSC opts for 115 BAC। जो फ्री फूड दिया जाता है, कूपन दिया जाता है, वो सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, बॉट फॉरवर्ड लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं, मैंने बॉट फॉरवर्ड लॉस का छूट नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे जैसे ही आप 115 BAC में आते हैं। ठीक है, जो 35 AD का जो लॉस है वो भी लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यदि आपने
जो मैंने आपको पहले कहा था कि एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। सपोज को 1920 में जो मेरा मैंने एक एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यदि मैंने 1920 में एक प्रीवियस ईयर 1920 में मैंने एक मशीनरी हायर किया था और यूज लेस देन 180 डेज था, तब क्या होता था बाय रूल, जो 20% में से 10% आपको इस साल मिलता था बिकॉज यू हैव यूज लेस देन 180 डेज, और बाकी जो नेक्स्ट 10% था वो नेक्स्ट टाइम मिलता था। बट 19-20 में तो मैंने ऑप्ट आउट नहीं किया था, और 20-21 से मैंने ऑप्ट आउट कर लिया। मैंने ये तो एप्लीकेबल है 20-21 से, 20-21 से मैंने ऑप्ट आउट कर लिया। आप जैसे ही ऑप्ट आउट हो जाओगे तो ये जो लैप्स था, वो जो आपका जो डिफरेंस ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन था वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स बेसिकली लैप्स बोलना ठीक नहीं रहेगा, आप अवेल नहीं होगा, वो आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन के रूप में मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग अलाउंस शैल बी अलाउड। अब आप 115 बीएससी अप्लाई कर लेते हैं, उसके अलावा भी आपको अलाउंस मिले। कौन सा अलाउंस? ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू ब्लाइंड एंड डीफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये जो ब्लाइंड और डेफ एम्प्लॉई होते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपये का मिलता है, और जो नॉर्मल एम्प्लॉई होते हैं उसके लिए 1600 रुपये का मिलता है। जो नॉर्मल एम्प्लॉई है उसके लिए ब्लॉक कर दिया गया, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जो आपका ब्लाइंड एंड डीफ एम्प्लॉई है उसके लिए उस ब्लाइंड एंड डीफ एम्प्लॉई को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा, बट जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट सैलरी में नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो गया? कन्वेंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। मान लो मुझे ऑफिस से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, तो वो अभी भी एज इट इज मिलता रहेगा। वो 115 बीएससी से आने पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गया? ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर। तो टूर और ट्रांसफर पर जो ग्रांटेड मिलता है वो आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। और डेली अलाउंसेस टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। जो डेली अलाउंस मिलता है, आप यदि किसी अदर जगह जाते हो जॉब करने के, मैंने किसी अदर अपने ऑफिस के काम से अपना हेड ऑफिस या जो अपना नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी है, आप यदि उससे किसी अदर जगह पर जाते हो तो आपको डेली अलाउंस मिलता है। तो डेली अलाउंस एज इट इज मिलता रहेगा। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ब्लाइंड एंड डेफ एप्लीकेबल है, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, एक्सपेंडिचर फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर वो भी आपको मिलेगा, और डेली अलाउंसेस जो आप आउटसाइड स्टेशन के लिए जो मिलता है वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, आई हैव गिवन अ सम हियर। आप इस सम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर कॉपी कर लीजिए, आपको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था आपका कंट्रीब्यूशन गिवन टू, देखिए, एक्स इज अ बिजनेसमैन, हिज बिजनेस इनकम एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2021 is rupees 71,88,000. डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, एक्स 44 ईयर्स का है, ये अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में इरिलीवेंट है। नॉर्मल में तो रिलीवेंट है क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, सीनियर रहेगा तो बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख का होगा, और सुपर सीनियर है तो 5 लाख का होगा, मैंने पहले ही कहा था। बट इन केस ऑफ अल्टरनेट टैक्स रिजीम, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट इज गिवन टू सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। आई थिंक ये शायद जो लॉ मेकर से कुछ छूट गया था, सीनियर और सुपर सीनियर को छूट देना चाहिए। एंड आई थिंक सो इन नियर फ्यूचर मे बी देयर मे बी द चांसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अमेंडमेंट इन दिस लॉ टू एडजस्ट टू अकोमोडेट बेनिफिट फॉर सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन गिवन टू नेशनल लेबोरेटरी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। मैंने क्या कहा था, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक मैं सेल्फ करता हूं और एक मैं आउटसाइड एजेंसी के थ्रू कराता हूं। मैंने क्या कहा था, जो मैं सेल्फ करूंगा सिर्फ मुझे उसका छूट मिलेगा, और जो मैं आउटसाइड एजेंसी से कराऊंगा उसका मुझे कोई छूट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो वो नेशनल लेबोरेटरी में वो आपका अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन गिवन टू नेशनल लेबोरेटरी इज अ थर्ड पार्टी है, तो मैंने जो इसको कंट्रीब्यूशन दिया है उसका डिडक्शन 35(2)A में नहीं मिलेगा, मतलब 35(2)A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च ईयर टू बिजनेस ऑफ एक्स। ठीक है, 3511 जो 3511 है ये आपका इनकर्ड बाई सेल्फ का है, तो सेल्फ के लिए है, तो इसमें दोनों में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा कैश पेमेंट ऑफ आ बिल। हाँ ठीक है, 10,000 से अधिक यदि मैं पे करता हूँ वो डिज अलाउ होता है, इसीलिए ये डिज अलाउड ऑफ एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा और ये एडिशन होगा। क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, अब देखो पीएल में क्या दिया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 95,000, तो डिविडेंड क्या होगा, पीजीपीपी का पार्ट नहीं है, तो पीजीपीपी में लेस होगा, इनकम को कम कर देगा और आईओएस के अंदर वो ऐड हो जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का रिफंड मिला विदाउट इंटरेस्ट, तो जो इनकम टैक्स का रिफंड मिला वो तो आपका इनकम है ही नहीं, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये पीजीपीपी के जो इनकम साइड में दिया हुआ था उसको एडजस्ट कर देगा, इसीलिए ये पीजीपीपी से ये लेस हो जाएगा और ये अदर और किसी जगह नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, एक्स इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शन, आपको इस चीज का छूट मिलेगा। बताइए क्या लिखा है, एडिशनल डिप्रिसिएशन, गौर से सुनिएगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है, तो बट नॉर्मल में मिलता है, तो नॉर्मल में ये मिलेगा, बट अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में इसका छूट नहीं मिलेगा। डोनेशन गिवन टू पीएम्स रिलीफ फंड, पीएम्स रिलीफ फंड में भी छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था 80C टू 80U तक में सिर्फ दो चीज का छूट मिलता है, 80CCD2 मान एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, और 80JJAA ये आपका होता है एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए जो छूट मिलता है वो होगा, तो सिर्फ आपको 80JJAA का मिलेगा और किसी चीज़ का छूट नहीं मिलेगा। इस सम को एक बार अब 80C 80D 80E 80EE भी ये जो नॉर्मल टैक्स रेट में तो मिलेगा, अल्टरनेटिव टैक्स रेट में नहीं मिलेगा। फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स अंडर द नॉर्मल टैक्स प्रोविजन एंड अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम अंडर 115 BSE। आप लोग काइंडली इस सम को कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करूँगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, एक सम यदि आप कर लोगे तो जो अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 71,88,000, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लायबिलिटी 40,000 पहले ऐड होगा और बाद में आपको छूट मिलेगा। देखिएगा बाद में कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लायबिलिटी लिस्ट में आपका दिया हुआ है माइनस में 40,000, तो देखिए क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, क्योंकि क्या होता था ना साइंटिफिक रिसर्च में पहले था कि 125% का 150% का इस सब का छूट मिलता था, तो हमेशा ये पहले ऐड होता है कंप्यूटेशन में और बाद में फिर लेस होता है, बाद में उसका बेनिफिट हमें डिडक्शन के रूप में मिल जाता है। पहले ये पार्ट ऑफ इनकम होता है, बाद में डिडक्शन का छूट, बाद में मुझको डिडक्शन मिलता है। देखना, तो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लायबिलिटी दोनों जगह ऐड कर देंगे, लेकिन छूट अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा, यहाँ पर लिख दिया ब्लॉक्ड। नेक्स्ट क्या बोला गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, यहाँ पर कर दिया गया ब्लॉक। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च 30,000, इसमें दोनों जगह ही छूट मिल जाएगा, इसमें दोनों जगह ही छूट मिल जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया, कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 35,000 ये आपके इनकम को ऐड कर दे, इसलिए ऐड हो गया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज ये तो पीजीबीपी का पार्ट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर लेस होगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन देखना यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, एडिशनल डिप्रिसिएशन का छूट आपको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रिफंड ये तो कोई इनकम है ही नहीं, तो 17-18 का आपके इनकम टैक्स पे किए तो उसका रिफंड मिला है, इसलिए किसी जगह नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखना टोटल कितना हो गया 71,36,000 और इसमें कितना हो गया 71,96,000, ठीक है। अब देखो 3511 का छूट मिल जाएगा, 35,2AA का छूट नहीं मिलेगा, टोटल आपका बिजनेस इनकम हो गया 17,66,000 71,66,000। अभी देखना नेक्स्ट देखना क्या लिखा है, बिजनेस इनकम तो आपका पूरा निकल गया। अब क्या आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड 95,000 और 95,000, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम ही 71,61,000 72,61,000। अब देखना 80C 80D 80E 80EEE ये तो पुराने वाले में मिलेगा बट नए वाले में नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर तो मिल जाएगा बट यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया गया। नेक्स्ट देखना 80G वाले कैसे, मैंने क्या कहा था 80C टू 80U में सिर्फ 80CCD2 और 80JJAA मिलता है,
यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट क्या बोला कि 80JJAA, ये आपको दोनों में मिल जाएगा, ये दोनों में आपको मिल जाएगा। अब बताओ नेट इनकम कितना हो गया, नेट इनकम इज 68,91,000 और इसमें कितना हो गया 71,81,000। चलो हम लोग इसको पहले निकालते हैं। टैक्स कैसे हम लोग निकालेंगे बताना। तो टैक्स हम लोग निकालेंगे जैसे ही 10 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर 10%। तो 10 लाख से कितना हो गया 68,91,000 माइनस में 10 लाख, देखिए कितना आ गया 68,91,000 माइनस में 10 लाख, अमाउंट इज 58,91,000। इसका 30% आपका आ गया 17,67,300 और प्लस में क्या हो गया 17,67,300 प्लस में 1,12,500, कितना आ गया 18,79,800। 18,79,800। हम लोग पहले एक्सिस्टिंग को पहले पूरा सॉल्व करते हैं फिर अल्टरनेट में जाएंगे, ठीक है। अब बताओ इनकम अभी मैंने बताया था 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज क्या होगा 10% होगा। तो 18,79,800 का 10% 1,87,980। इनकम टैक्स सरचार्ज कितना होगा 20,67,780, ठीक है। इसमें सेस को ऐड कर दीजिए, टोटल टैक्स लायबिलिटीज 21,50,490। आ जाओ अब अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में आते हैं। क्या बोला गया बताना, क्या बोला गया इसमें आपका 71,81,000। तो हमको कैसे निकालना है, एवरी 2.5% पर आपका 5% का ये स्लैब बढ़ते जाता है। तो पहला 2.5 से 5 12,500। नेक्स्ट आपका क्या हो गया 5 से 7.5, नेक्स्ट आपका 2.5 लाख रुपया पर कितना परसेंट हो गया 10% इज 25,000। तो पहला 12,500, फिर नेक्स्ट आपका हो गया 25,000। नेक्स्ट आप देखिए 7.5 से लेकर 10, 7.5 से लेकर 10 2.5 लाख रुपया, इसका कितना परसेंट था आपका 15%, इसका 15%, इसका आपका 15%, तो आपका हो गया 37,500। नेक्स्ट आपका हो गया 7.5 से लेकर 10, 7.5 से लेकर 10, तो 2.5 लाख रुपया का 20%, ठीक है। 2.5 लाख रुपया का 20% कितना हो गया देखना, 2.5 लाख रुपया का 20% इक्वल टू 50,000 रुपीज, ठीक है। और फिर क्या बोला गया 10 से लेकर 12.5 लाख रुपया, उसका फिर 25%, मतलब फिर से आपका 2.5 लाख रुपया का 25%, 25% कितना हो गया 62,500। और फिर क्या बोला गया 12.5 से लेकर 15, 2.5 लाख रुपया का फिर 30%, 2.5 लाख रुपया का फिर 30%, 75,000। इस सबको आप ऐड कर लीजिए, इस सबको आप ऐड कर लीजिए। अब 15 लाख से ऊपर जो है, 15 लाख से जो ऊपर है, 15 लाख से कितना ऊपर हो गया देखना 71,91,000, 71 लाख कितना था 81,000, 71,81,000, 71,81,000। इसका कितना परसेंट, इसका आपका आएगा 30%, ये सॉरी 71,81,000 माइनस में 15 लाख लेस कर दो इसको, 56,81,000, इसका आपका आ गया 30%, इसका आपका आ गया 30%, टोटली 17,04,000, 17,04,000। और उसके पहले आप ऐड कर दीजिए, जो पहला था 12,500, फिर 25,000, फिर 37,500, फिर 50,000 और फिर 75,000। तो वो आप ऐड कर दीजिए, सब मिला के कितना आएगा, सब मिला के आपका आएगा 18,91,800। सरचार्ज मैंने क्या कहा था अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में भी सरचार्ज एप्लीकेबल है, तो 189 180 का मिल गया आपको, सरचार्ज चार्ज कर लिए। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज 20,80,980, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% 83,239, टोटल इज 21,64,290, ठीक है। ये आप लोग इस सम को सॉल्व कीजिएगा फिर से, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। थैंक यू। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया और क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेकर मैंने डील किया था, एक तो सरचार्ज का और दूसरा अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम का। सो आई थिंक सो
आई थिंक सो। तो ये आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है। अब काइंडली किसी को डाउट हो कुछ हो तो देखिएगा, इसको फिर से रिपीट कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।